कहानी की शुरुआत होती है 2067 को दिखाते हुए, जिसमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी का क्लाइमेट फ्यूचर में बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पृथ्वी पे पेड़ पौधे ना होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना लिया है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन काफी ज्यादा महंगी तो है ही, लेकिन इसे ज्यादा टाइम तक यूज करने के बाद लोगों को सिकनेस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। अब हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन होता है और ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ भी है और उसे भी सिकनेस नाम की बीमारी हो रखी है, लेकिन ईथन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पे अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। अब एक दिन ईथन को रजीना नाम की एक महिला बुलाती है। दरअसल ये औरत आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ है। अब वो ईथन से कहती है कि अगर सिकनेस इसी तरह फैलती रही तो जल्द ही धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद वो ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ी चमकदार मशीन होती है जो कि एक टाइम मशीन है। अब वो ईथन को बताती है कि आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने इस टाइम मशीन को बनाया था और तुम्हारे हाथ में जो वॉच जैसी चीज है वो एक्चुअल में इस टाइम मशीन का एक बहुत जरूरी पार्ट है। दरअसल ईथन के पिता ने पास्ट में इसे ईथन के हाथों में बांध दिया था जिसे ईथन अब अलग नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ इन साइंटिस्ट को इस मशीन को चलाने के लिए इसी पार्ट की जरूरत है। इसके बाद एक साइंटिस्ट ईथन को बताता है कि हमें 400 साल आगे फ्यूचर से एक मैसेज आया है जिसमें फ्यूचर के लोगों ने तुम्हें बुला रखा है, और उस मैसेज में ये भी है कि यहाँ पे धरती पे सब कुछ ठीक हो चुका है, सभी जगह पेड़ पौधे हैं और ऑक्सीजन भी एकदम सही है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट सोच रहे होते हैं कि हम ईथन को फ्यूचर में भेजेंगे और वापस बुला लेंगे ताकि वो वहाँ फ्यूचर में जाके देख सके कि उन्होंने किस प्रकार से ऑक्सीजन को मतलब दोबारा से बना लिया है। लेकिन जब ये सारी बातें ईथन सुनता है तो वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें इन पे कुछ ज्यादा भरोसा भी नहीं था और दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ से प्यार भी करता था, वो उसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था। अब वहाँ पे ईथन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जोड होता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में जाओगे और वापस आओगे तो तुम वहाँ पे जाके पता लगा सकते हो कि हमने ऑक्सीजन को कैसे रिवाइव करा, और उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में जाना चाहिए ताकि तुम इस पूरी दुनिया को बचा सको। लेकिन ईथन फ्यूचर में नहीं जाना चाहता था। इसका एक रीजन ये भी था, पास्ट में उसके जो पिता थे ना, उन्होंने काम के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, तो ईथन नहीं चाहता था कि वो भी अपने पिता की तरह अपनी वाइफ को छोड़ दे। अब यहाँ पे ईथन वापस अपने घर आ जाता है और ये सारी बातें वो अपनी पत्नी को बताता है। अब हालांकि उसकी वाइफ भी नहीं चाहती थी कि ईथन जाए, बट अब यहाँ पे दुनिया के फ्यूचर का सवाल है तो वो किसी न किसी तरह से मना लेती है। अब उन दोनों में कुछ देर के लिए थोड़ी बहुत बहस होती है और अगले दिन ईथन रजीना के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के रजीना खुश हो जाती है और सभी लोग मिलके ईथन को फ्यूचर में भेजने के लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि इस मशीन से हम फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन वापस आने का क्या प्रोसीजर रहेगा ये किसी को भी नहीं पता। अब एक साइंटिस्ट ईथन को फोन जैसा दिखने वाला एक डिवाइस देता है जिसके थ्रू ईथन उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। अब मशीन को ऑन किया जाता है और एकदम से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आती है और ईथन टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी ही देर में ईथन 400 साल आगे फ्यूचर में आ जाता है और वो खुद को देखता है कि वो हवा में है, और फिर उसके बाद वो जमीन पे गिरता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब ईथन वहाँ की हरियाली देख के काफी खुश होता है। अब वो पैदल चलता हुआ इस हरियाली को देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वो देखता है कि आगे कंकाल पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखने पे उसे पता चलता है कि ये उसी का कंकाल है। अब ईथन देखता है कि इस कंकाल के पास भी मेरे वाली घड़ी ही है, और फिर उसके बाद वो उस डिवाइस को भी देखता है जो साइंटिस्ट ने उसे दी थी। अब यहाँ पे ईथन बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर ईथन ये नोटिस करता है कि जो घड़ी उसके हाथ में है उस पे रेड लाइट जल रही है और जो कंकाल के हाथ में घड़ी है उस पे ग्रीन लाइट जल रही है। और अब थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। अब यहाँ पे ईथन को भूख भी लग जाती है तो छोटा सा कैंप फायर लगा के जंगल से कुछ फल लाता है और उन्हें खाने लगता है, लेकिन ईथन को नहीं पता था कि वो पॉइजनस है, तो इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। अब उस फल की वजह से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है, और इस बात की खबर उन साइंटिस्ट को भी पड़ जाती है क्योंकि वो जो डिवाइस था ना फोन जैसा, उसकी वजह से। अब जब कुछ देर बाद ईथन को होश आता है तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड जोड उसकी आंखों के सामने है, क्योंकि पास्ट में से साइंटिस्ट ने उसे फ्यूचर में भेजा होता है ताकि वो ईथन की मदद कर सके। अब जब कुछ टाइम के बाद ईथन ठीक हो जाता है तो वो दोनों दोबारा से उस कंकाल के पास जाते हैं। दीवारों में थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे एक मशीन भी है, जो मशीन एकदम से बाहर आती है और वो ईथन की आंखों को स्कैन करने लगती है, और फिर एक दरवाजा खुलता है। अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि ये वही साइंटिफिक रूम था जहां से हम पास्ट में से फ्यूचर में आए थे।
और वहां पे वो टाइम मशीन भी रखी होती है। लेकिन यहाँ पे इनके आगे एक समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पे एक टाइमर चालू हो जाता है और इन्हें पता लगता है कि 4 घंटे बाद ये लैब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इस लैब को ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि जैसे ही कोई गेट खोलेगा तो एक टाइमर चालू हो जाएगा और टाइमर खत्म होने पे वो लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि अगर ये लैब डिस्ट्रॉय हुई तो टाइम मशीन के थ्रू ये वापस अपने टाइम में नहीं जा सकते। अब एक तरफ इनके पास सिर्फ 4 घंटे का टाइमर है, तो दूसरी तरफ इनका जो डिवाइस था जिसमें इन्हें यहाँ की हवा और पेड़ पौधों के सैंपल ले जाने थे, वो डिवाइस खराब हो चुका है। अब ये दोनों लैब से निकल के शहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें इक्विपमेंट्स वहां मिल सकते थे। अब शहर में आके देखते हैं कि शहर एकदम खंडर बन चुका है, इंसानों का नामो निशान ही नहीं है यहाँ। अब यहाँ के समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों का जीवन एकदम ही खत्म हो चुका है और प्रकृति ने खुद को दोबारा से डेवलप किया, जिस वजह से अब यहाँ पे जंगल ही जंगल हो रखे हैं। अब ईथन इधर उधर घूमता हुआ अपने घर भी जाता है। जब ईथन अपने कंकाल के पास था तो उसने उस डिवाइस को उठा लिया था और अब वो उस डिवाइस को लेके उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनने लगा है और उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसी का दोस्त जूड ही है। और तभी वहां पे उसका दोस्त जूड आ जाता है और उसके सर पे बंदूक तान देता है। लेकिन ईथन उसे मना लेता है कि मैं उस डिवाइस को ठीक कर दूंगा जिसमें हम सैंपल ले जा सकते हैं, और यहाँ पे जूड भी उसकी बात मान जाता है। अब ये दोनों वापस से लैब में आ जाते हैं और देखते हैं कि टाइम सिर्फ 36 मिनट ही बचा है। अब यहाँ पे ये दोनों ही जानते हैं कि अगर 36 मिनट में कुछ नहीं किया तो ये लैब ब्लास्ट हो जाएगी। अब जियोड उससे लड़ने लगता है क्योंकि वो जानता है कि 36 मिनट के अंदर ये डिवाइस ठीक नहीं हो सकता। इससे पहले ज्यूड कुछ और करता, ईथन उसे कमरे में बंद कर देता है। अब ईथन उस मशीन के आगे आता है और वो देखता है कि वहां पे एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है और वो उस बॉक्स एक्चुअल में एक मशीन है, और वो उसे जब ऑन करता है तो उसके डैड का एक होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आती है, जो कि उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है। अब यहाँ पे उनकी रिकॉर्डेड इमेज ईथन को बताती है कि पास्ट में उन्होंने ये मशीन इंसानियत की भलाई के लिए बनाई थी, लेकिन जो रजीना थी वो इसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो उस टाइम मशीन से कनेक्ट हो जाएगा, और उन्होंने वो मशीन ईथन के हाथों पे जोड़ दी जिससे कि रजीना उसे डिवाइस को यूज ना कर सके। लेकिन रजीना ने जूड के साथ मिलके उन्हें जान से मार दिया। अब ये सब देखने के बाद ईथन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से अपने पिता को कोसता आ रहा था, लेकिन उसे आज सच्चाई का पता लग चुका था। और अब वो यहाँ पे एक फैसला लेता है कि मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा ताकि रजीना इसे यूज ना कर सके अपने लिए। लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाता, जूड वहां से निकल जाता है और वो निकलते ही ईथन का गला पकड़ लेता है। लेकिन ईथन अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करता, उल्टा वो बोलता है कि तुमने मेरे पिता को तो मुझसे छीन ही लिया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, तुम मुझे भी जान से ही मार दो। अब ये सब सुन के जूड को अपनी गलतियों का एहसास होता है। हालांकि जूड हमेशा से ही रजीना के साथ था, लेकिन उसने पास्ट में ईथन को अपने छोटे भाई की तरह पाला था। भले ही उसका मकसद गलत था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ईथन के लिए प्यार जरूर था। अब उसे काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, इसके लिए उसने खुद को ही गोली मार ली। और एक्चुअल में जूड को इसलिए भेजा गया था ताकि जब ईथन इस मशीन को ठीक कर दे तो जूड उसकी जान ले ले और रजीना अपने आदमियों को फ्यूचर में भेज के जो नेचर के सैंपल्स वगैरह लाइक ऑक्सीजन और प्लांट्स, उनके थ्रू एक ऑर्गेनिक ऑक्सीजन बना ले जिसे वो अपने टाइम में बेच सके और अमीर हो सके। लेकिन अब जूड मर चुका है जिसकी वजह से रजीना का प्लान अब फेल हो चुका है, और जो ईथन है उसने भी टाइम रहते हुए मशीन को ठीक कर लिया। और उसने सबसे पहले पास्ट में पेड़ पौधों के सैंपल के साथ वो वीडियो क्लिप भी भेज दी जिसमें रजीना उसके डैड को जान से मार रही होती है, जिससे वहां पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि रजीना एक अच्छी औरत नहीं है, उसने अपने फायदे के लिए ईथन के डैड को जान से मारा था। अब इस क्लिप को देखने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजा होता है। अब ईथन कुछ देर सोचने के बाद उस टाइम मशीन को तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पास्ट में फिर से कोई इस टाइम मशीन को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। अब वो टाइम मशीन को तोड़ने के बाद जब बाहर जाता है और वो देखता है कि जहाँ पे उसका कंकाल पड़ा हुआ था वो वहां पे है ही नहीं, इसका मतलब ये कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है। अब वो जब शहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक डेवलप्ड सिटी है जहाँ पे ट्रीज भी अवेलेबल है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। अब यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है।